स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो सेकंड पेपर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में राजन सीरीज में अति लघुत्तरी प्रश्नों को प्रश्न नंबर 14 तक पढ़ा था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की क्या उपयोगिता है। तो ये उपयोगिता है चिंतन शक्ति, सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे आगे का जो भी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना प्रॉब्लम कमेंट में बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि अभी ये सीरीज चल रहा है तो थोड़ी सी देर हो सकती है पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक में लाने में। तो पहले आप लोग सीरीज पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को एक एक टॉपिक का वीडियोस प्रोवाइड करते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे। तो और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए, और जो ना समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, इसका हमने प्रीवियस वीडियोस का जो भी प्लेलिस्ट है या वीडियोस हैं, इसके पहले वाले जो वीडियोस है हम इसको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, रुचिपूर्ण शिक्षण किसे कहते हैं। यानी कि इंटरेस्ट हो उस शिक्षण में बच्चों को, वो कौन सी शिक्षण है। कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने हेतु आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे तथा कैसे करेंगे। तो रुचिपूर्ण शिक्षण क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण शिक्षण की नवीन विधा है। ये क्या है, ये नई विधा है। रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, उन्हें खो खो कराया जाता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है, बहुत सारे खेल आयोजन कराए जाते हैं जिससे बच्चों के अंदर रुचियां उत्पन्न होती हैं। तो खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा तथा कौशल का विकास करना है इसका उद्देश्य। देखिए, दो प्रश्न पूछा है। एक तो पूछा क्या बोलते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण किसे कहते हैं, और बनाए रखने हेतु कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, बालकों में सृजनात्मक विकास होगा, विद्यालय परिवेश को आकर्षण तथा मनोरंजक बनेगा इससे। कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का एवं ढंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य करेंगे तो बच्चों में रुचिपूर्ण शिक्षण होगी। तो बच्चों को सबसे अच्छा खेलना ही लगता है, अतः बालकों को यदि खेल खेल में शिक्षा दी जाए तो बच्चे उसे रुचिपूर्ण ग्रहण करेंगे, जिससे वो बोर भी नहीं होंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। अतः कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने हेतु हम खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य कर सकते हैं। यानी कि रुचिपूर्ण शिक्षण बनाने के लिए खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना है, जिससे बच्चे बोर नहीं होंगे। और बाल केंद्रित शिक्षा अपनाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, रुचिपूर्ण शिक्षण में भागीदारी देंगे अपना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षण कार्य बालकों की रुचियों के अनुसार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे बहुत ही मनोरंजनात्मक भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए, जब बच्चों के केंद्र बिंदु माना जाएगा, बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, उनकी संवेगात्मक स्तर के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, मनोरंजनात्मक भाव से क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण भी करेंगे और उन्हें इंजॉय भी करेंगे। करके सीखने विधि का प्रयोग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग करेंगे। पहला क्या होगा, खेल खेल में शिक्षा। दूसरा क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाएंगे। तीसरा क्या होगा, करके सीखने की विधि का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास करने से बच्चे रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं सक्रिय रहते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री को बताना है, टीएलएम के बारे में बताना है, और उसमें जो भी सीनरी वगैरह है उसके बारे में हमें उपयोगिता बताना है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या आशय है, मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए देखते हैं टीएलएम का मतलब क्या होता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जिसके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं।
यानी कि बालक अटेंशन ध्यान देने लगता है। शिक्षण सामग्री सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एकमत होकर स्वीकार किया है। यानी कि छोटे बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री से जरूर पढ़ाएं। तो शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता क्या है? तो देखने की जो टीएलएम है, जिसे देख करके उस टीएलएम में पढ़ाई होती है, जिस प्रकार मानचित्र हो गए, चार्ट पेपर हो गए, ठीक है। और शब्दावली में वृद्धि, इससे क्या होगी? बच्चों के शब्दावली में, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दृश्य सामग्री के द्वारा बालकों की शब्दावली में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि चलचित्र का प्रयोग करते समय वे नए नए शब्द सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। जैसे जिस प्रकार चलचित्र टीवी चलता है या दृश्य उपकरण से देख के बच्चे क्या होते हैं? नए नए दृश्य देखेंगे और समझेंगे। शिक्षण में कुशलता, दृश्य सामग्री को देखने के प्रयोग करने से शिक्षण में क्या होती है? कुशलता आती है, जिससे शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिन भावों को बालक चाक और टाक की सहायता से नहीं समझ सकते, यानी कि जो बच्चों को हम चाक यानी कि ब्लैक बोर्ड पे और टाक मतलब अपने बातों से नहीं समझा पाते हैं, वो बच्चे देख करके सीख जाते हैं। उन्हें वे दृश्य उपकरणों के प्रयोग से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। और देखिए, जब दृश्य उपकरण है तो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, वो अपने आँखों के सामने देखेंगे तो उन्हें जल्दी से समझ में आएगा। तो दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस पाठ्यवस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते, उनको चित्र तथा फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर चाक से ब्लैक बोर्ड पे अपने हम जो बोल रहे हैं उसके माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों को हम उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे, सामने से दिखाएंगे शिक्षण अधिगम सामग्री को। चौथा है संग्रहण क्षमता। दृश्य साधनों द्वारा पूर्व ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे किसी भी घटना की प्रक्रिया को फिल्म में संग्रहित कर शैक्षिक कार्यक्रमों को वीडियो टेप पर सुरक्षित रख सकते हैं। इन कार्यक्रमों का शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। पांचवा क्या है? रुचिकर साधन है। दृश्य सामग्री एक रुचिकर साधन है। इसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सकता है। इससे छात्रों में सक्रियता आती है और अधिगम अस्थायी आता है। देखिए, जब इंटरेस्टेड हम रिसोर्स ला के बच्चों को उनके मन के हिसाब से उन्हें अच्छा लगे, उसमें इंटरेस्ट उनके पैदा हो जाएगा, तो उससे वो बच्चे क्या करेंगे? बहुत एक्टिव रहेंगे, सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा लालायित रहेंगे और उनका क्या होगा? लर्निंग क्या होगा? अस्थायी होगा। अधिगम क्या होगा? अस्थायी होगा। इनका उपयोग शिक्षण की एक रास्ता को दूर करता है। अमूर्त तथा मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो हम चीज़ें नहीं देखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे दृश्य के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाएंगे, प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। तो विभिन्न विषयों में कई संकल्पनाएं सूक्ष्म स्तर में अमूर्त रूप में होती हैं। इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने से छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होगा, जिसे शिक्षार्थी अधिक समय तक याद रख सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे? बच्चे याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित ये क्या होता है? दृश्य सामग्री मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो दृश्य साधन कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत पर आधारित होता है। दृश्य साधन छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं। शिक्षार्थी एक दूसरे से मानसिक क्षमता, अध्ययन गति, रुचि आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। शिक्षकों के समझाने पर विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, यानी कि साइंटिफिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलप होना होता है इसे दृश्य विजुअल्स देखने से। किसी घटना के घटित होने के कारण का तर्क देना
वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाती है। यानी कि कोई भी घटना घटित हो रही है उसका क्या रीज़न है, इसका हमें तर्क देना ही वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाती है। यानी कि तर्क देंगे तो अपने माइंड के हिसाब से सोचेंगे तभी ना, तो ये एक बहुत बड़े अन्वेषक का ही कार्य है जो एनालिसिस करके ही लॉजिक देता है। तो ये कहीं न कहीं उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक एटीट्यूड है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन व मूर्त चिंतन का विकास होता है। यानी कि जो भी चीज़ें चलचित्र है या दृश्य माध्यम है, तो बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन यानी कि जो उसके सामने दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में भी चिंतन, और जो उसके सामने दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी चिंतन करेगा तो और उससे विकास होगा, उसके उस पैटर्न में तेजी आएगी। छात्रों की सक्रियता बढ़ती है, अतः अधिगम अस्थायी होता है। अतः ये सभी छात्रों में अभिवृत्ति के विकास में सहायक होती है। इस प्रकार जो ये दृश्य है साधन, ये बच्चों के अधिगम अस्थायी में और सभी छात्रों में अभिवृत्ति के विकास में सहायक होती है। 9वां क्या है? सक्रियता। इससे बच्चों में सक्रियता होती है। तो छात्र जब स्वयं करके देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक अधिक स्पष्ट हो जाती है। दृश्य साधनों के कुछ सिद्धांतों पर आधारित होने पर भी इसमें छात्रों की सहभागिता भी हो सकती है। जैसे किसी वस्तु का मॉडल तैयार करने में छात्रों की सहभागिता हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय होकर भाग लेते हैं। ये क्या होता है? प्रेरणादायी होता है। तो दृश्य साधनों बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। प्रश्न नंबर 17 है, देखिए हमने इसके प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसके पहले का वीडियो जाके देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षण अधिगम में मानचित्र की उपयोगिता बताइए। तो शिक्षण में मानचित्र का विशेष महत्व है। वस्तुतः मानचित्र पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानचित्र में पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापक पर वहाँ के दृश्य भूमि के कुछ निश्चित लक्षणों सहित प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी या उसके विभिन्न भागों को कक्षा में नहीं लाया जा सकता। जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण पृथ्वी को या कोई विश्व का मैप है तो हम उसके माध्यम से समझा देते हैं बच्चों को, और 9 ही क्षेत्र भ्रमण करके दिखाया जा सकता है। केवल मानचित्र के माध्यम से उसे छात्रों के सम्मुख क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कहना उचित ही है कि मानचित्र की मदद से पूरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है और इसका अध्यापन किया जा सकता है। मैप के माध्यम से पूरी दुनिया को एक जगह बैठ के समझा जा सकता है और पूरी दुनिया को एक जगह भ्रमण भी नहीं कराया जा सकता है बच्चों को। इसीलिए शिक्षण अधिगम सामग्री में मानचित्र का बहुत बड़ा रोल है। तो सहायक सामग्री के रूप में मानचित्र के अध्ययन के साथ ही मानचित्र यानी कि मैप, मापचित्र, प्लान एवं रेखा मानचित्र यानी कि स्केच मैप की भिन्नता को जांच लेना चाहिए। यानी कि मानचित्र के अध्ययन करने से पहले हम मैप में जो भी प्लान है, मैप का जो चित्र है और उसके मानचित्र हैं यानी कि स्केच मैप की भिन्नता को समझ लेना चाहिए। किसी स्थान विशेष तक पहुंचने या किसी अन्य प्रयोजन से किसी ऐसे मानचित्र को बनाते हैं जिसमें पैमाने का प्रयोग न किया गया हो, परंतु अन्य स्थलों, मार्गों आदि को निर्धारित भू चिन्हों से व्यक्त किया गया हो। ऐसे मानचित्र को रेखा मानचित्र कहते हैं। इसमें किसी यात्रा स्थल का विवरण सरलता से और शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे भ्रमण के समय तैयार कर सकते हैं, जिसमें स्थानों की दूरियां अंकों शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि एक छोटे क्षेत्र या आसपास की वस्तुओं की अवस्थिति का सही माप जानना अभिष्ट है, जैसे ही विद्यालय परिसर में विभिन्न चीज़ों की स्थिति अथवा किसी कक्षा या किसी कारखाना आदि का विवरण, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र की जरूरत होगी। इसका पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है जमीन के 1 अथवा 10 या कुछ 100 मीटर की दूरी के, किंतु इस पैमाने
पर किसी देश अथवा विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। वहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर है जमीन के 50 अथवा 100 या अधिक किलोमीटर के ऐसा मानना होगा। यानी कि जिस प्रकार एरिया होगी उसके हिसाब से मानचित्र को माना जाता है, उसी के हिसाब से माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर कितने दूरी का होगा। इस प्रकार पहले में जहाँ एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाते हैं उसे मापचित्र अथवा प्लान कहते हैं। यानी कि छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाने को क्या कहते हैं? मापचित्र अथवा प्लान कहते हैं। और दूसरे में जहाँ बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने पर दिखाते हैं उसे मानचित्र या मैप कहा जाता है। यानी कि बड़े क्षेत्र को छोटे पेज पे जो दिखा रहे हैं ये क्या हो जाएगा? मानचित्र हो जाएगा। भूगोल शिक्षण में इन तीनों का अपना महत्व है। जैसा कि आपको पता है जियोग्राफी में मैप का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वह मानचित्र की रचना के कौशल व समझ के विकास हेतु हों अथवा भौगोलिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से हों। और इसका भूगोल शिक्षण में मानचित्रों के उपयोग व अध्ययन के निम्नांकित 2 उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला क्या है? छात्रों को किसी क्षेत्र, देश अथवा संसार के उचित आकार और विस्तार का ज्ञान हो सके। और दूसरा क्या है? पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य विशेषताओं का ज्ञान हो सके। इसकी मदद से संपूर्ण पृथ्वी एवं विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार मानचित्र का बहुत बड़ा उपयोग है। प्रश्न नंबर 18 है। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है? व्याख्यान युक्ति से क्या आशय है? यानी कि युक्ति मतलब डिवाइस, यानी कि लेक्चर डिवाइस से क्या आशय है? तो इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो व्याख्यान विधि से आशय, तो मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड। निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान ही है। ये भी पूछ सकता है कि निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति कौन सा है? तो लेक्चर मेथड है, व्याख्यान ही है। प्राचीन काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं, जैसा कि आपको पता है पहले पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, हाथ से लिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य किया जाता था। आज व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। कॉलेज वगैरह में लेक्चर दिया जाता है। उच्च कक्षाओं में संपूर्ण छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते। व्याख्यान देना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं, व्याख्यान के साथ आवश्यक है कि उनकी जिज्ञासा हेतु प्रश्न किए जाएं तथा श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। व्याख्यान से तात्पर्य है शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। यह परिचर्चा का विस्तृत अंश है। यह माना जाता है कि जो शिक्षक जितना अच्छा व्याख्यान दे सकता है उसकी कक्षा उतनी ही भरी रहती है। यानी कि जो शिक्षक अच्छे से व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़ते हैं। व्याख्यान शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो जो लेक्चर होती है शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होता है। इस प्रविधि से शिक्षक विषय पर अधिकार रखता हुआ क्रमबद्ध अपने ज्ञान के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो व्याख्यान विधि के एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोस क्या हैं, लाभ क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? पहला क्या है? व्याख्यान द्वारा विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण उचित रूप में होता है और विषय के क्षेत्र की सामान्य रूपरेखा भी प्राप्त की जा सकती है। व्याख्यान प्रभावात्मक तरीके से संक्षिप्त समय में ही बहुत से तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? जब व्याख्यानों को कई खंडों में क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो विषय में छात्रों की रुचि अच्छी तरह से उत्पन्न की जा सकती है। चौथा क्या है? व्याख्यान विधि का लाभ क्या है? चौथा में इसमें क्योंकि रुचि के कारण ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः ध्यान काफ़ी समय तक सुरक्षित और अस्थायी बनाया जा सकता है। पांचवा क्या है?
किताबों के द्वारा की गई प्रस्तुति से कहे हुए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। व्याख्यान किताबों की कमी को पूरा करता है। इसके दोष क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला इसका क्या है, व्याख्यान छोटी कक्षाओं की दृष्टि से अमनोवैज्ञानिक है। छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित शिक्षा, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। सिद्धांत हैं, शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को या छोटे कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग करना अमनोवैज्ञानिक है, मतलब ये सही नहीं है। छात्रों में मानसिक, तार्किक व आलोचनात्मक शक्ति के विकास की कमी रहती है। तो छात्रों में अगर इसे करेंगे तो मानसिक, तार्किक और आलोचनात्मक शक्ति के विकास की कमी रहेगी। इस प्रकार से दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है। जैसे कि आपको पता है जो व्याख्यान दिया जाता है उसमें बहुत सारा ज्ञान अस्थायी होता है, बच्चों को समझने में थोड़ा सी कठिनाई होती है। विज्ञान के विषय को इस विधि से पढ़ाना प्रभावकारी नहीं होता, क्योंकि इसमें शिक्षक संपूर्ण सूचनाएं ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता। यानी कि साइंस में लेक्चर विधि से पढ़ाना बहुत टफ है, दिक्कत है, क्योंकि बच्चों के सामने साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना, दिखाना, पढ़ाना तब जाके समझ में आता है। विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं होता है इसमें व्याख्यान में। प्रश्न नंबर 18 क्या है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? यानी कि जब भी हम टीचिंग करें तो वो आदेश से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, न होकर निर्देशात्मक, यानी कि सूचना प्रोवाइडर होना चाहिए हमें। तो शिक्षक को छात्रों के प्रति कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। शिक्षक बालकों के सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। प्रेषण, सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास होता है। अधिगम को आनंददायी बनाना एवं व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास करना। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। स्वनिर्मित एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना। समुदाय का सहयोग प्राप्त करना है। शिक्षा में ह्रास तथा अवरोध को रोकना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय एवं उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न नंबर 20 है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, शिक्षण सूत्र का अभिप्राय एवं उदाहरण दीजिए। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि स्थूल मतलब बड़ा, यानी कि कॉन्क्रीट, सूक्ष्म मतलब छोटा, यानी कि कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र भी कहते हैं। देखिए, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त ही होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, मूर्त रूप और अमूर्त रूप होता है। एक याद रख लीजिए कि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त और ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि पहले बालक क्या होता है, पहले वो मूर्त चीज़ों को पढ़ता है, स्थूल चीज़ों को पढ़ता है, समझता है। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं अथवा इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वही सब क्या है, स्थूल है। यानी कि जो हम देख सकते हैं, इंद्रियों से सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है, मूर्त है, कॉन्क्रीट है, स्थूल है। यही क्या है, स्थूल हो जाएगा। स्थूल उन्हीं वस्तुओं से संबंधित विचार है। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका इंद्रियजनित अनुभव है। सूक्ष्म का ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन विद्यार्थी उसे सरलता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः विषय को उसके सामने स्थूल रूप में
रखना चाहिए। स्थूल को आधार बनाकर अध्यापक धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाए तो अच्छा है। नेत्र, स्पर्श, घ्राण, कर्ण, स्वाद इंद्रियों से संबंधित पदार्थ स्थूल कहे जाते हैं। यानी कि नेत्र, स्पर्श, घ्राण, कर्ण, स्वाद इंद्रियों से संबंधित पदार्थ स्थूल कहे जाते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद पेस्टाल्जी ने कहा है, ऐसी वस्तुएं स्थूल कही जाती हैं जो बालकों के संपर्क में आती हों और उनके विचारों को उद्बोध कर सकती हों। इसलिए बालकों की शिक्षा सदा स्थूल पदार्थों तथा तथ्यों से आरंभ करना चाहिए। यानी कि बच्चों को मूर्त रूप से चीज़ों को स्पर्श कर सकें, सुन सकें, अनुभव कर सकें, उन चीज़ों से पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर वी.डी. भाटिया ने भी स्थूल उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बताते हुए लिखा है। तो डॉक्टर वी.डी. भाटिया ने स्थूल उदाहरण के बारे में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। द चाइल्ड ईजिली अंडरस्टैंड ए न्यू इंडिया व्हेन इट्स प्रीसीडेड बाय ए विविड एंड क्लियर इलुस्ट्रेशन। शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। उदाहरणार्थ 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। यह भाव सूक्ष्म है। वह प्रारंभ में 2 और 3 के भाव को नहीं समझ सकता। यदि उसे 2 गोलियां और 3 गोलियां दे दें तो वह 5 गोलियों को प्रत्यक्ष देखेगा। कहने का मतलब ये उसके सामने मूर्त रूप में जो भी TLM वगैरह है उसके माध्यम से 2 है तो 2 गोली कांच की, 3 है तो 3 गोलियां कांच की दिखे, उसे अनुभव कराएं, उसे स्पर्श कराएं, उसे समझाएं कि 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। वस्तुओं के इस प्रकार के अभ्यास से वह 2 और 3 के भाव को समझ जाएगा। स्पष्ट है कि 2 और 3 के भाव को वस्तुओं के द्वारा ही स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। इसी प्रकार आरंभ में बालक फूलों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह रंग के बारे में नहीं जानता। नीले रंग को पीला और पीले को नीला कह देगा, लेकिन रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते देखते उससे रंगों का ज्ञान हो जाता है। अब यह कह सकते हैं कि बालक के अनुभव में पहल स्थूल वस्तु आती है, उसके बाद वस्तुओं के निरीक्षण तथा प्रयोगों से भावों की उत्पत्ति होती है। भूगोल पढ़ाने के लिए नदियों आदि के प्रकरण में चित्र और मॉडल का प्रयोग ठीक होता है। पाठ में नियम कठिन होते हैं, ये अमूर्त हैं, अतः उदाहरण पहले रखना चाहिए और नियम बाद में निकलवाना चाहिए। स्थूल के बाद सूक्ष्म का ज्ञान देना चाहिए। यानी कि पहले मूर्त चीज़ों को पढ़ा लें, समझा लें, उदाहरण दे लें, बाद में नियम का समझाएंगे। यानी कि सूक्ष्म चीज़ों को, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझाएंगे। सीखने का यह एक स्वाभाविक क्रम है। शिक्षण के समय अध्यापक को इसी क्रम में चलना चाहिए। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 21 हम इसके बाद वाले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को 3 वीडियोस में पढ़ चुका है। चलिए, चैनल जो PDF टेलीग्राम जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।